नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। आइए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। कांग्रेस बुधवार यानी आज से कन्याकुमारी से भारत जोड़ो यात्रा का आगाज कर रही है। कांग्रेस ने इस यात्रा के लिए काफी तैयारियां की हैं। ये यात्रा 12 राज्यों से होते हुए जाएगी और जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में समाप्त होगी। बुधवार सुबह कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी श्री पेरबंदूर पहुंचे और अपने पिता राजीव गांधी को श्रद्धांजलि दी। कांग्रेस ने भारत जोड़ो यात्रा बेहतर ढंग से लोगों तक पहुंचे, इसके लिए एक वेबसाइट भारत जोड़ो यात्रा.in को भी लॉन्च किया है। कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा है कि आज राजनीति में आम जनता की समस्याओं के बारे में चर्चा नहीं हो रही है और भारत जोड़ो यात्रा के जरिए हम देश की करोड़ों आवाज़ों को जोड़कर एक मजबूत आवाज़ बनाना चाहते हैं ताकि देश की राजनीति में आम इंसान की बातों को सुना और समझा जा सके। बता दें कि भारत जोड़ो यात्रा 3,570 किलोमीटर लंबी है और 5 महीने तक चलेगी। भारत जोड़ो यात्रा में शामिल कांग्रेस के नेता किसी भी होटल में नहीं रुकेंगे और कंटेनर्स में सोएंगे। ऐसे 60 कंटेनर्स का इंतजाम किया गया है। कुछ कंटेनर्स में सोने के लिए बिस्तर, टॉयलेट और एसी की व्यवस्था की गई है। यात्रा में शामिल कांग्रेस नेता हर दिन 6 से 7 घंटे तक पदयात्रा करेंगे और 22 से 23 किलोमीटर चलेंगे। कांग्रेस के 119 नेता भी यात्रा में शामिल होंगे। इन नेताओं का चयन साक्षात्कार के बाद किया गया है। 119 यात्रियों में 28 महिलाएं हैं। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा पर बीजेपी की तरफ से हमले शुरू हो गए हैं। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि राहुल गांधी को यह यात्रा पाकिस्तान में करनी चाहिए। शर्मा ने कहा कि कांग्रेस के रहते हुए भारत का बंटवारा 1947 में हुआ। अगर वो भारत जोड़ो यात्रा शुरू करना चाहते हैं तो राहुल गांधी को ये पाकिस्तान में करना चाहिए। भारत में यात्रा करने का क्या फ़ायदा? भारत एकजुट है, एक है। मैं राहुल गांधी को सुझाव देना चाहूँगा कि भारत जोड़ो कार्यक्रम को पाकिस्तान लेकर जाएं। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल 7 सितंबर से यानी आज से मेक इंडिया नंबर 1 मिशन पर निकल रहे हैं। केजरीवाल इस मिशन को दिल्ली के पड़ोसी राज्य हरियाणा से शुरू करेंगे और इसके साथ ही वो 2024 के आम चुनाव की तैयारी भी शुरू कर देंगे। इस मौके पर पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान भी मौजूद रहेंगे। मेक इंडिया नंबर 1 मिशन की शुरुआत के तहत केजरीवाल आदमपुर और हिसार में रैलियां करेंगे और इसके बाद वो हरियाणा के तमाम कई और इलाकों में और दूसरे राज्यों में कार्यक्रम करेंगे। केजरीवाल ने कुछ दिन पहले जोर शोर के साथ मेक इंडिया नंबर 1 मिशन को लॉन्च किया था और कहा था कि भारत को दुनिया का नंबर 1 देश बनाने के लिए देश भर के लोगों को आम आदमी पार्टी के साथ आना चाहिए। राजस्थान की गहलोत सरकार के गृह राज्य मंत्री राजेंद्र यादव के ठिकानों पर आयकर विभाग ने बुधवार को छापेमारी की है। ये छापेमारी राजस्थान मध्याह्न भोजन कथित घोटाला मामले में की जा रही है। इसके अलावा भी आयकर विभाग की ओर से देश भर में कई जगहों पर छापेमारी की जा रही है। राजेंद्र यादव की कोटपुतली में स्थित एक फैक्ट्री के अलावा उत्तराखंड में भी उनके ठिकानों पर छापेमारी की गई है। यादव कोटपुतली सीट से ही विधायक हैं। बता दें, मंगलवार को केजरीवाल सरकार की आबकारी नीति के मामले में जांच एजेंसी ईडी ने दिल्ली, एनसीआर व कई शहरों में 35 जगहों पर छापेमारी की थी। सीबीआई ने बुधवार को ममता बनर्जी सरकार के कानून मंत्री मलय घटक के घर पर भी छापेमारी की है। ये छापेमारी कथित कोयला घोटाले के मामले में हुई है। पश्चिम बंगाल के वर्धमान जिले में मलय घटक के 3 घरों पर और कोलकाता के लेक गार्डन इलाके में स्थित एक घर पर सीबीआई के अफसर पहुंचे। इसके अलावा भी सीबीआई ने कोलकाता में कोयला घोटाला मामले में कई जगहों पर दबिश दी है। बता दें, ममता बनर्जी के भतीजे और सांसद अभिषेक बनर्जी से भी जांच एजेंसी ईडी कोयला घोटाले के मामले में पूछताछ कर रही है। अभिषेक बनर्जी की पत्नी रुजिरा बनर्जी से भी पूछताछ की जा चुकी है। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने आज दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना की ओर से भेजे गए मानहानि के नोटिस को प्रेस कॉन्फ्रेंस में फाड़ दिया। संजय सिंह ने नोटिस फाड़ते हुए कहा कि किसी चोर और भ्रष्ट व्यक्ति के नोटिस से मैं रुकने और डरने वाला नहीं हूँ। ऐसे नोटिस को मैं 10 बार फाड़ के फेंकता हूँ। तुम सोचते हो कि तुम भ्रष्टाचार और लूट करोगे और इन नोटिस के अंदर वो सब दबा लोगे, ऐसा संभव नहीं है। संजय सिंह ने कहा कि भारत का संविधान मुझे सच बोलने का अधिकार देता है। इसके साथ ही संजय सिंह ने एलजी सक्सेना पर फिर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए और कहा कि आप पूछेंगे कि एलजी वीके सक्सेना ने कैश पेमेंट में कितने का हेरफेर किया। संजय सिंह ने कहा कि 4,55,000 में से 1,93,598 एम्प्लॉयज़ का ही खाता खुला था। बाकी 2.5 लाख से अधिक घोस्ट एम्प्लॉयड थे जिन्हें हर महीने कैश पेमेंट जाती रही। अरबों खरबों का घोटाला होता रहा। संजय सिंह ने कहा कि 2016 के पटना हाईकोर्ट के ऑर्डर कोई पेमेंट कैश से नहीं होगा के बावजूद 2017 में वीके सक्सेना की अध्यक्षता वाले खादी कमीशन के डायरेक्टर ने कैश पेमेंट को 2017 तक जारी रखा।
खादी के सदस्य राजेंद्र प्रताप गुप्ता ने भी कोर्ट के आदेश की अवहेलना पर सवाल उठाए थे। सुप्रीम कोर्ट के संवैधानिक बेंच ने बुधवार को कहा है कि शिवसेना के चुनाव चिन्ह को लेकर एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे गुट की दावेदारी पर चुनाव आयोग को कार्यवाही जारी रखनी चाहिए या नहीं रखनी चाहिए, इस पर 27 सितंबर को सुनवाई की जाएगी। बता दें 5 जजों की बेंच जिसमें जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़, एम.आर. शाह, कृष्णा मुरारी, हेमा कोहली और पी.एस. नरसिम्हा महाराष्ट्र में राजनीतिक घटनाक्रम के संबंध में विभिन्न कार्रवाइयों को चुनौती देने वाली दोनों समूह के सदस्यों द्वारा दायर याचिकाओं पर सुनवाई कर रहे थे। सुनवाई की शुरुआत में शिंदे गुट की ओर से पेश वकील नीरज किशन कौल ने कहा कि भारत के चुनाव आयोग को निर्णय लेने से नहीं रोका जा सकता है। इस दौरान वरिष्ठ वकील ने स्थानीय निकाय चुनावों की तात्कालिकता का भी हवाला दिया। उन्होंने बताया कि तत्कालीन सीजेआई एन.वी. रमन्ना की अगुवाई वाली 3 जजों की पीठ ने भी चुनाव आयोग के खिलाफ कोई स्टे ऑर्डर नहीं दिया है। वहीं उद्धव गुट की ओर से पेश वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने अदालत को 3 अगस्त की सुनवाई का ध्यान दिलाया, जब कोर्ट ने चुनाव आयोग से पार्टी के सिंबल पर कोई कार्रवाई न करने का आग्रह किया था। सिब्बल ने चुनाव आयोग से सुप्रीम कोर्ट में अंतिम फैसला होने तक सिंबल पर अपनी कार्रवाई को स्थगित करने का अनुरोध किया। इसके अलावा उद्धव गुट की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता डॉक्टर अभिषेक मनु सिंघवी ने भी कहा कि अयोग्य सदस्य चुनाव आयोग से संपर्क नहीं कर सकते हैं। अंत में बेंच ने कहा कि वो आज फैसला नहीं करेंगे और वकीलों से 27 सितंबर के लिए अपनी ऊर्जा बचाने के लिए कहा। 2024 के लोकसभा चुनाव से 1.5 साल पहले विपक्षी दलों ने एकजुट होकर एक मंच पर आने की तैयारी शुरू कर दी है। इसी क्रम में हरियाणा की इंडियन नेशनल लोकदल यानी इनेलो ने 25 सितंबर को एक रैली रखी है। इस रैली में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव शामिल होंगे। यह रैली फतेहाबाद में होगी। इस दिन पूर्व प्रधानमंत्री देवीलाल की जयंती भी है। इनेलो के राष्ट्रीय महासचिव अभय चौटाला ने न्यूज़ एजेंसी पीटीआई को बताया कि पार्टी प्रमुख ओम प्रकाश चौटाला ने रैली में एनसीपी मुखिया शरद पवार, नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला, श्रोमणी अकाली दल के संरक्षक प्रकाश सिंह बादल, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव और मेघालय के राज्यपाल सत्यपाल मलिक को आमंत्रित किया है। चौटाला ने बताया कि तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव, टीडीपी अध्यक्ष चंद्रबाबू नायडू और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को भी रैली में शामिल होने के लिए निमंत्रण भेजा जाएगा। अभय चौटाला ने कहा, ये रैली न सिर्फ विपक्षी एकता का प्रतीक होगी बल्कि बीजेपी सरकार के खिलाफ लोगों की नाराजगी को भी जाहिर करेगी। सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ ने समाज में फैले जातिवाद को लेकर कहा कि मुझे लगता है सही उत्तर जाति विहीन समाज बनाना नहीं है, बल्कि उन लोगों को सक्षम बनाना है जो सदियों से भेदभाव के अधीन है और ये भेदभाव अभी भी जारी है, जैसा कि हमने दिन प्रतिदिन के जीवन में कई उदाहरण सुने हैं। लाइव लॉ के अनुसार जस्टिस चंद्रचूड़ मंगलवार को आईआईटी दिल्ली में कार्यक्रम के दौरान बोल रहे थे। उन्होंने एक प्रश्न का जवाब देते हुए स्पष्ट किया कि वो जाति को खत्म करने को जातिगत भेदभाव के समाधान के रूप में नहीं देखते हैं। उन्होंने कहा, इस सवाल का कोई मतलब नहीं है कि जाति को समाप्त किया जाना चाहिए। इस पूरे विषय को अक्सर एक विषय माना जाता है जिसे उच्च जाति प्रचारित करती है। लाइव लॉ के अनुसार जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा, उच्च जाति के लोग अक्सर जाति को एक समस्या के रूप में देखते हैं जिसे समाप्त किया जा सकता है। ये उन लोगों की पहचान को परिभाषित करता है जो स्पेक्ट्रम के दूसरे छोर पर हैं, जिनके साथ उनकी जाति के लिए भेदभाव किया जा रहा है। उन्होंने कहा, ये ऊंची जाति है जो ये मानती है कि जाति हमारे भारतीय समाज की सबसे हानिकारक विशेषताओं में से एक है, लेकिन जिन लोगों को जाति के आधार पर भेदभाव, कलंक, हमले के अधीन किया गया, उनके लिए जाति उनकी पहचान परिभाषित करती है और ये उनके जीवन के हर दिन उन्हें अपराधियों द्वारा उनकी जाति की याद दिलाई जाती है जो उनके साथ जाति के आधार पर भेदभाव करते हैं। उन्होंने कहा कि समस्या का समाधान जाति से छुटकारा पाना नहीं बल्कि जातिवाद से छुटकारा पाना है। आए दिन दिल से दौरे पड़कर मौतों की खबर लगातार बढ़ रही है। अब कर्नाटक के मंत्री उमेश कट्टी का मंगलवार को दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। वो 61 साल के थे। उमेश कट्टी कर्नाटक की बसवराज बोम्मई सरकार में खाद्य वन मंत्री थे। समाचार एजेंसी पीटीआई के अनुसार कट्टी अपने घर के बाथरूम में गिर गए, जिसके बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने उमेश कट्टी की मौत पर दुख जाहिर किया। बता दें, एक दिन पहले यूपी के लखीमपुर खीरी जिले से बीजेपी विधायक अरविंद गिरी का भी दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया था। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।